नमस्ते साथियों। जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर मैं गीत चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि क्या मेरी आवाज़ आपको ठीक ठाक तरीके से सुनाई पड़ रही है? अगर आप साथी जो भी कोई सुन रहे हैं वे अगर एक थंब मार्क कर देंगे जनसुलभ पुस्तकालय, बहुत शुक्रिया आपका। सब ठीक है, यानी आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है। तो दोस्तों, आज की शाम कुंवर नारायण, हिंदी के महान कवि, हम उनको याद करेंगे, उनकी कविताएं पढ़ेंगे, उनके साथ कुछ जो बेहद सुंदर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं उनको साझा करेंगे और उनकी कविताओं पर, उनके पूरे काव्य व्यक्तित्व पर जो कुछ बातें मेरे जहन में आती हैं मैं वो आप सभी के साथ साझा करूँगा। सबसे पहले तो मैं उनकी एक वो कविता पढ़कर सुनाऊं जो मुझे, शुक्रिया योगेश जी, अपूर्व नारायण जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका इस कंफर्मेशन के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबसे पहले कुंवर जी की वो कविता पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और वो मेरी नज़र में समूचे हिंदी साहित्य की यदि 10 सुंदर कविताएं गिनी जाएं, या मैं गिनूं किसी दिन, ज़रूर गिनूंगा, 10 सुंदर कविताएं यदि गिनी जाएं समूचे हिंदी साहित्य की, तो इस कविता को मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगा। छोटी सी ये कविता है, ज़ख्म। और ये कविता हर एक संवेदनशील मनुष्य की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इतनी सुंदर कविता। सिर्फ कवि नहीं, सिर्फ चित्रकार नहीं, सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि हर एक संवेदनशील मनुष्य। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पे मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता, किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। ये कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, हम कई बार कहते हैं कि कुंवर नारायण एक ऋषि थे, कुंवर नारायण एक संत थे, कुंवर नारायण एक जोगी थे। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह हिंदी के बहुत सारे लोग कहते हैं। और कुछ लोग, खास किस्म के लोगों को इन प्रत्ययों को सुन के ऐसा लगता है कि कुंवर नारायण को एक आध्यात्मिक रंग दिया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंवर नारायण अलग अर्थों में ऋषि थे। उनके लिए सबसे अच्छा शब्द होगा इस्तेमाल करना काव्य ऋषि। कुछ लोग कवि होते हैं, वे भाषा के माध्यम से, भाषा के वाहन से कविताएं लिखते हैं। और एक व्यक्ति ऋषि होता है जो चीज़ों को दूर से देख लेता है। ऋषि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही होता है कि वो व्यक्ति जो बहुत दूर तक देख सके, जो सत्य का पीछा कर सके, सत्य का संधान कर सके, अपने वैयक्तिक सत्य को समाज के सार्वजनिक सत्य के साथ एक उसका सामंजस्य बिठा सके, वो होता है ऋषि। कुंवर नारायण कवि भी थे, कुंवर नारायण ऋषि भी थे। कुंवर नारायण इसलिए काव्य ऋषि वाली कोटि में आते हैं। उनकी कविताएं बहुत दूर तक देखती हैं। और उन पर कुछ चीज़ें मैंने पिछले दिनों जो लिखी थी उनमें से कुछ हिस्से भी पढ़ के सुनाऊंगा यहाँ पर, और साथ में कुछ बातचीत अलग तरीके से भी करूंगा। लेकिन ऋषि शब्द मेरे कुंवर नारायण की कविताओं पर जब भी बात करता हूँ, जब 2007-8 में ज्ञानपीठ मिला था, तब भी हम यही कह रहे थे कि कुंवर नारायण की कविताओं को पढ़ते हुए ये लगता है कि वो इतिहास और मिथोलॉजी दोनों को मिला के जो शब्द बना वो बना है मिथिहास। हिंदी में बहुत कम चलता है, पंजाबी में बहुत स्वीकृत है ये शब्द मिथिहास। तो कुंवर नारायण मिथिहास से निकलकर आए हुए एक ऋषि हैं। जितना मैथोलॉजी में है उतना ही वो इतिहास में भी हैं। मिथ और इतिहास दोनों को
पकड़ते हुए, दोनों का सहारा लेते हुए, या ऐसा कहें कि एक साथ दोनों में वास करते हुए कुंवर नारायण पूरे वर्तमान का चित्र खींचते हैं। इस तरह से अगर वर्णन किया जाए तो हम किसी मध्ययुगीन कवि या किसी प्राचीन कवि का वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे बिल्कुल समकालीन 20वीं सदी में, 21वीं सदी में सक्रिय रहे एक ऐसे कवि का वर्णन कर रहे हैं जो इन सारी खूबियों को अपने भीतर समेटे हुए था। कितना मुश्किल है ये। एक ऐसा समय जिस समय तमाम कवि यशाक्रांत होते जा रहे हैं, यश से आक्रांत हैं। एक ऐसा समय जिस समय तमाम कवि यशाक्रांत होने के साथ साथ यशाकांक्षी भी हैं। कुंवर नारायण जैसे कवि एकांत में साधना में लीन रहते थे, और वो अपने समय के सारे कवियों, अपने बाद आने वाले सारे कवियों को न केवल अपनी कविताओं से बल्कि अपनी जीवन शैली से भी यह संदेश लगातार देते थे कि कविता बिल्कुल उन्हीं प्राचीन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाए तो यही कहा जाए कि कविता एक अनंतिम साधना है, एक अंतहीन साधना है। मुझे याद आता है पुराने ज़माने में 1994-95 के आसपास कई बार जब खासकर जब कोई दूसरा नहीं आया था तो उस समय जो है हिंदी के उस समय के बड़े कवियों की, और हिंदी में तो एक आदत है ना कि बार बार एक सूची, आलोचक गण एक सूची बनाते रहते हैं विशिष्ट कवियों की, महत्वपूर्ण कवियों की। तो उस समय भी एक बहुत बड़े आलोचक ने अपने एक इंटरव्यू में हिंदी के महत्वपूर्ण, उस समय के महत्वपूर्ण कवियों का नाम लेते हुए रघुवीर सहाय का जिक्र किया था और केदारनाथ सिंह का जिक्र किया था। संभवतः वो जानबूझकर के कुंवर नारायण का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। और ये देखना, आज की तारीख में ये देखना तो हमें आज की तारीख में बैठ करके 1992-93 के उस इंटरव्यू को देखना इसलिए भी आश्चर्यजनक लगता है कि कुंवर नारायण का नाम उस समय नहीं लिया गया था। आज कुंवर नारायण के साथ साथ कुंवर नारायण के अलावा दूर दूर तक दूसरे लोग दिखाई नहीं देते हैं। लिस्ट वगैरह ये सब आलोचकों की, व्यक्तियों की, लेखकों की अपनी निजी पसंद के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे सुंदर बात उस इंटरव्यू में, उन आलोचक के इंटरव्यू में जो लगी थी कि उन्होंने कुंवर नारायण को छोड़ दिया, उसके बाद भी कुंवर नारायण अपने पूरे वैभव के साथ परिदृश्य में उपस्थित थे, परिदृश्य में मौजूद थे। और वही कुंवर नारायण का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य था कि कुंवर नारायण को आप किसी लिस्ट में, किसी क्यू में, किसी सूची में रख ही नहीं सकते। बोरहेस जो अर्जेंटीना के बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े चिंतक, कहानीकार थे, उन्होंने 1967 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण दिया था। 5 शामों तक वो भाषण चला था। वो भाषण यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, किताबों के रूप में भी मौजूद है, अगर कोई सुनना चाहे तो ज़रूर सुने। दिस क्राफ्ट ऑफ वर्स, 5वां हिस्सा है उसका, द कल्ट ऑफ पोएट। एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि एक अच्छा कवि अपना कल्ट अपने आप होता है, उसके न पीछे कोई होता है न आगे कोई होता है। वो किसी लिस्ट में, किसी क्यू में, किसी कतार में खड़ा नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी वो परंपरा में अपनी तरह से शामिल होता है। कुंवर नारायण बिल्कुल उसी कल्ट, उसी क्रीड के कवि थे जिसकी तरफ इशारा 1967 में होर्हे लुइस बोरहेस कर रहे थे। हिंदी के ऐसे दुर्लभ कवि, अपनी क्रीड के अकेले कवि। तो कुंवर नारायण दरअसल उनका वैशिष्ट्य ही यही है कि वो अकेले खड़े रहते हैं। उनका वैशिष्ट्य ही यही है कि वो कभी किसी समूह में नहीं खड़े रहते। और ऐसे समय में जब हिंदी का पूरा माहौल, चाहे आप 1950 से लें, चाहे आप 2020 में लें, हिंदी के कवि, हिंदी के बुद्धिजीवी हमेशा दूसरों पर आरोपित करने के तरीकों में विश्वास रखते हैं। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हारी कविता में ये नहीं है। ये जो आरोपण की शैली है, दूसरे को विजित करने का भाव हिंदी के बौद्धिक समाज में बहुत गहराई तक रहा है। कुंवर नारायण की कविताओं में, कुंवर नारायण के पूरे लेखन में दूसरे को विजित करने का भाव कहीं है ही नहीं। ये
कोई संयोग नहीं है कि उनकी किताब का शीर्षक होता है आत्मजयी और फिर एक दूसरी किताब का शीर्षक होता है कोई दूसरा नहीं। यानी वो अनंत जो अनात्म है उसको अनात्म की तरह देखने के बजाय उसको भी आत्म की तरह देखते रहते हैं। ये कुंवर नारायण की कविताओं की सबसे बड़ी खासियत है। कोई भी दूसरा नहीं है, जो है सब कुछ आत्म है। तो विजय किस पर पानी है? आत्म पर विजय आत्म पर विजय पानी है। उस समूचे उस समूचे वितान पर विजय पानी है जो हमारे अंदर कहीं फैला हुआ है। ये कुंवर नारायण है। और उनकी कविताओं पर इधर जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच पर लगातार आयोजन होता रहा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि हम जब अपने एक कवि को देख रहे होते हैं, एक ऐसे कवि को जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे बहुत सम्मान करते हैं, तो कई बार हम उसमें उन चीज़ों को देखते हैं जो हम अपने कवि के भीतर देखना चाहते हैं, हम खोजना चाहते हैं उसमें। कुंवर नारायण में ये कॉन्फ्लिक्ट, एक विशिष्ट किस्म का भारतीय तत्व, भारतीयता बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही क्या कहें उसे कि जिसे आप कभी भी एक पंक्ति में परिभाषित न कर सकें, ऐसा एक टर्म है। जैसे जापानियत होती है, आप कमोबेश एक पंक्ति में बता देंगे, यूरोपीय या ब्रिटिश होना भी बता देंगे, लेकिन भारत इतनी विविधता से भरा हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट असम तक, मणिपुर तक, इतनी अलग अलग संस्कृतियों में फैला बटा हुआ है कि भारतीय होने को परिभाषित करना बेहद मुश्किल काम है। उसके बावजूद कुंवर नारायण निपट गहरे अर्थों में भारतीय कवि थे। क्यों? क्योंकि भारतीयता की जो सबसे सुंदर परिभाषा है वो है समावेश। भारतीयता की सबसे सुंदर परिभाषा है शामिल करना। भारतीयता की सबसे सुंदर परिभाषा होगी विविधता। कुंवर नारायण इन तमाम मानदंडों के आधार पर, इन तमाम कसौटियों पैमानों के आधार पर बनाई गई परिभाषा, भारतीयता की परिभाषा में फिट होते थे। क्यों? क्योंकि वो समावेशी थे। समावेश, अगर कुंवर नारायण की कविताओं को किसी एक शब्द में परिभाषित करना हो, एक शब्द में, एक पंक्ति भी अलग बहुत वो है, एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे समावेश, संस्कृतियों का समावेश। वो उन्होंने अपनी कविताओं में बार बार कहा भी है कि मेरे भीतर जितना गालिब है उतना शेक्सपियर है, जितना सैफो को वो पसंद करते हैं उतना मीरा को पसंद करते हैं, जितना वो नेरूदा को अनुवादों के ज़रिए या व्यक्तिगत मुलाकात के ज़रिए जितना उनके काव्यात्मक संपर्क में रहे, उतना ही वो किसी और कवि के। तो दरअसल वो संस्कृतियों का समावेश है, भाषाओं का समावेश है, वो समय का समावेश है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक साथ कई समयों में वास करना। उनकी तो एक कविता भी है, किसी अन्य देश काल में अतिथि की तरह, एक कविता भी है उनकी। तो समावेश कुंवर नारायण की कविताओं का मूल बिंदु है, और न केवल कविताओं का बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व का। और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि कुंवर नारायण की कविताओं में इतनी विविधता है। हाँ बिल्कुल, इस विविधता को बहुत बहुत बारीकी के साथ अनुभूत किया जा सकता है। आरंभिक दिनों में जिस तरह वो हिंदी में और कितने कवि या कुंवर नारायण के कद के, कुंवर नारायण की पीढ़ी के, कुंवर नारायण के आसपास के कितने कवियों ने खंड काव्य में हाथ आजमाया होगा। बेहद कम कवियों ने। कुंवर नारायण नई चुनौती ले रहे थे 20वीं सदी के आधुनिक वर्षों में। जब 20वीं सदी में आधुनिक कविता बिल्कुल अपने वैभव पर थी, उस समय कोई कवि, बिल्कुल आधुनिक किस्म का एक कवि जो कविता के नए मुहावरे में काम कर रहा है, वो खंड काव्य लिखने का जोखिम उठाए, यही अपने आप में कितनी सोचने वाली बात है। आज की तारीख में ऐसा कोई जोखिम उठाना, हमें 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच हम उसे निभा पाएंगे। वो आत्मजयी भी लिखते हैं उस समय में, और बाद के बरसों में वाजिश्रवा के बहाने भी लिखते हैं। ये जोखिम उठाना, हिंदी में ऐसा जोखिम
जोखिम की बात बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन ठीक इस तरह का रचनात्मक जोखिम, कविता के भीतर जोखिम उठाना, ये बहुत कम कवियों ने किया है हमारे यहाँ पर। सरलता, सादगी और एक बेलौस किस्म की ईमानदारी, ये सब न कुंवर नारायण के व्यक्तित्व की विशेषता बल्कि उनकी कविताओं का आधार भी यही है। और उनकी रचनाओं में एक बेहद जटिल समय का चित्रण है। और बड़े कवि होने का तो हुनर ही यही होता है। समय जितना जटिल होता जाएगा, कवि अपनी कविताओं को उतना सरल बनाने की कोशिश करेगा। ये कई बार बड़े कवियों के यहाँ एक ये कॉमन लक्षण दिखाई देता है। जितना जटिल समय, कवि की अभिव्यक्तियां उतनी सरल होने की दिशा में अग्रसर होंगी। और एक किस्सा यहीं मैं इस पर, सरलता, सादगी, इन्हीं बिंदुओं के आसपास एक किस्सा जो मुझे बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपूर्व जी आपका इस कमेंट के लिए। और योगेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। जी हाँ, पंकज जी, उन्होंने लिस्टों से बाहर एक कविता भी एक लिखी हुई है उन्होंने। मैं सरलता, सादगी और प्रेम और ईमानदारी, इनके संदर्भ में ना एक सुंदर सा किस्सा सुनाऊं, आप सभी लोगों के साथ साझा करूं। एक बार मोजार्ट, जो दुनिया के बहुत बड़े संगीतकार थे, 200 साल पहले यूरोप में सक्रिय थे, मोजार्ट चिट्ठियां लिखा करते थे अपनी बहन को। एक बड़ा संवाद, मोजार्ट की चिट्ठियां, एक किताब ही है। तो इनकी बहन ने एक बार मोजार्ट से पूछा कि जो साधारण है और जो श्रेष्ठ है उसके बीच क्या अंतर होता है, जो मीडियोकर है और जो जीनियस है उनके बीच क्या अंतर होता है, मोजार्ट क्या तुम बता सकते हो? मोजार्ट ने लौटती डाक से जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि मीडियोकर और जीनियस दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कलात्मक स्तर भी दोनों का एक जैसा ही होता है, लेकिन दो चीज़ें उस अंतर को डिफाइन करती हैं। दो चीज़ें क्या हैं? जीनियस दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा अधिक प्रेम करता है, जीनियस दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा अधिक ईमानदार होता है। अब मोजार्ट ने ये जो अंतर बताया, थोड़ा सा अधिक प्रेम करना, थोड़ा सा अधिक ईमानदार होना, ये अंतर कुंवर नारायण के व्यक्तित्व और कुंवर नारायण के कविताओं दोनों के साथ में एकदम फिट बैठती हैं। क्योंकि कुंवर नारायण अपने आप में थोड़ा सा अधिक प्रेम करते जान पड़ते हैं। कितना भी, कैसा भी समय हो, कैसी भी कविता हो, हार्श से हार्श रियलिटी के बारे में लिखी गई कविता भी कटु नहीं होती थी कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण, जिंदगी के प्रति कुंवर नारायण का जो बुनियादी दृष्टिकोण था वो प्रेम का दृष्टिकोण था। वो प्रेम के संदर्भ से ही जीवन को देखा करते थे, चाहे किसी भी जगह पर खड़े होकर के उन्होंने देखा। इसीलिए मोजार्ट वाली बात, थोड़ा सा अधिक प्रेम करते थे, वो जीवन को प्रेम की निगाह से देखते थे, थोड़ी सी अधिक ईमानदारी थी उनमें। ये ईमानदारी कई बार अलक्षित रह जाती है, क्योंकि ईमानदारी का पोज कवियों में और लेखकों में इतना अधिक होता है कि जो सच में ईमानदार किस्म के ईमानदार हैं वो अलक्षित रह जाते हैं। कुंवर नारायण के यहाँ इस काव्यात्मक ईमानदारी का अलक्ष्य बहुत दिखाई देता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मूल्य है उनकी कविताओं का, बहुत बारीकी से। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये इतना अमूर्त किस्म का मूल्य है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, यहाँ जाकर के महसूस कर सकते हैं। कोई अगर सबूत मांगेगा तो आप सबूत नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसे आप अमूर्त रूप से महसूस कर सकेंगे। ये है उनकी जीनियस का। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 30 साल 20 साल में हिंदी के जिन बड़े कवियों को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, जिन कवियों का सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ, उनमें कुंवर नारायण सबसे आगे हैं। लगातार पिछले
2 दशकों में हिंदी की कविता ने, हिंदी की युवा कविता ने, या ऐसा कहें कि पिछले 2 दशकों की कविता ने अपने जिस वरिष्ठ कवि के साथ सबसे ज़्यादा काव्यात्मक संवाद किया, वो कुंवर नारायण की कविताएं हैं। हमारे आलोचक कई बार इस बात की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं कि ये नया कवि कुंवर नारायण से न केवल सीख रहा है, बल्कि कुंवर नारायण के उस डिक्शन में काम करने की कोशिश कर रहा है जो उन्होंने 1992 1993 में कोई दूसरा नहीं की कविताएं और उससे पहले के संग्रह के पूरे उस 16 वर्षों में प्राप्त करने की कोशिश की थी। वो डिक्शन हमारा आज का कवि कहीं ना कहीं उसे छू रहा है। और ये कुंवर नारायण की ये व्याप्ति, ये प्रसार आगे आने वाले वर्षों में बढ़ता जाएगा। देखिएगा, वो संसार के उन कोनों में पहुंचेंगे, उनकी कविताएं संसार के उन कोनों में पहुंचेंगी जहां पर अभी तक हिंदी कविता नहीं पहुंची है। ये उनकी व्याप्ति है और ये एक शक्तिशाली व्याप्ति है। ये इसलिए भी है क्योंकि उनकी कविताएं उस देर से खिलने वाले फूल की तरह हैं जो जिसका प्रसार धीरे होगा। उनके जीते जी भी धीरे ही हुआ, तो किसी धूमकेतु की तरह वो नहीं आए थे। हिंदी में बहुत सारे कवि धूमकेतु की तरह उठे, कुछ समय बाद उनकी चमक मध्यम भी हो गई। 7 दशकों तक, 70 बरस तक, लगभग 7 दशकों तक कुंवर नारायण का कवि अपनी चमक को बढ़ाता रहा। कुंवर नारायण की चमक किसी भी दशक में या किसी भी बरस में घटी नहीं। एक ऐसा बल्ब जिसकी रोशनी दशकों के हिसाब से बढ़ती चली गई, और जीवन भले उनका खत्म हो गया हो, हमारे बीच भले वो ना हो, लेकिन उनकी कविताएं हमारे बीच लगातार हैं और वो बढ़ती रहेंगी। उसकी एनर्जी, उसकी रोशनी, उसका जो वाट है, जिसको क्या कहते हैं वो, किलो वाट, वटेवर, वो लगातार बढ़ता रहेगा। ये उनकी कविताओं की एक खासियत है और यौवन है उनका। ये शब्दों का यौवन है, टेक्स्ट अपील। जैसे जैसे फिल्मों के संदर्भ में हम सेक्स अपील जैसा कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं कि फला हीरो में, फला हीरोइन में गहरी सेक्स अपील है। कुंवर नारायण की कविताओं में एक गहरी टेक्स्ट अपील है। वो टेक्स्ट अपील के पोएट भी हैं। एक बिल्कुल साधारण एक 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 क्या कहते हैं, सरल शब्दों का इस्तेमाल करके भी आकर्षक कविता की रचना। इसी में मुझे ना एक बात याद आई है, मैं उसे भी सुना दूं। वो कविता भी मुझे बहुत पसंद है और उनकी बेहद सुंदर कविताओं में से एक है नीम के फूल। और ये कविता इसलिए भी बहुत सुंदर, मार्मिक, कामयाब कविता है क्योंकि कुंवर नारायण का सिने प्रेम, कुंवर नारायण सिनेमा से किस हद तक उनकी तकनीक जुड़ी हुई थी, इसको जानने के लिए भी ये कविता बहुत मददगार साबित होती है। देखिए, फ्रेम दर फ्रेम किसी कुशल सिनेमेटोग्राफर की तरह या किसी कुशल फिल्मकार की तरह या फिल्म लेखक की तरह, निर्देशक लेखक की तरह वो एक एक वाक्य, एक एक दृश्य बनाते हुए चल रहे हैं। नीम के फूल। एक कड़वी मीठी औषधीय गंध से भर उठता था घर जब आंगन के नीम में फूल आते। साबुन के बुलबुलों से हवा में उड़ते सफेद छोटे छोटे फूल दो एक मां के बालों में उलझे रह जाते जब वे तुलसी पर जल चढ़ाकर आंगन से लौटती। अजीब बात है, मैंने उन फूलों को जब भी सोचा बहुवचन में सोचा। देखिए साहब, वही भारतीयता, मैंने कहा समावेश की भारतीयता। ये अद्भुत पंक्ति, अजीब बात है, मैंने उन फूलों को जब भी सोचा बहुवचन में सोचा। एक वचन में नहीं सोच पाए फूल को। अरे कुंवर नारायण की विशेषता है, वो फूल को, खुशबू को, रंग को एक वचन में सोच ही नहीं पाते, बहुवचन में सोचा। इनकी दूसरी एक कविता में है ना, इस बहुलता को दिए जाता हूं, एक दूसरी कविता में है, उस पर बाद में आएंगे। तो ये बहुवचन। अजीब बात है, मैंने उन फूलों को जब भी सोचा बहुवचन में सोचा। उन्हें कुम्हलाते कभी नहीं देखा, उस तरह रंगारंग खिलते भी नहीं देखा जैसे गुलमोहर या कचनार, पर कुछ था उनके झरने में खिलने से भी अधिक। शालीन और गरिमामय
जो न हर्ष था न विषाद। जब भी याद आता वह दीर्घायु विशाल वृक्ष, याद आते उपनिषद, याद आती एक स्वच्छ सरल जीवन शैली, उसकी सदा शांत छाया में वो एक विचित्र सी उदार गुणवत्ता जो गर्मी में शीतलता देती और जाड़ों में गर्माहट। याद आती एक तीखी पर मित्रों सी सौंधी खुशबू, जैसे बाबा का स्वभाव। याद आती पेड़ के नीचे सबके लिए हमेशा पड़ी रहने वाली बाग की दो चार खाटें, निबोलियों से खेलता एक बचपन। याद आता नीम के नीचे रखे पिता के पार्थिव शरीर पर सकुचाते फूलों का वह वीत राग झरना, जैसे मां के बालों से झर रहे हों नन्हे नन्हे फूल, जो आंसू नहीं सांत्वना लगते थे, जो आंसू नहीं सांत्वना लगते थे। ये आखिरी जो बंद है कविता का, याद आता नीम के नीचे रखे पिता के पार्थिव शरीर पर सकुचाते फूलों का वह वीत राग झरना। फूल सकुचा रहे हैं, धीरे धीरे झर रहे हैं, वीत राग में झर रहे हैं, नीचे पिता का पार्थिव शरीर है। बताइए, ये एक कवि इसी दृश्य को एक सिनेमा में, एक फिल्म में फिल्मा दिया जाए, एक ताकतवर निर्देशक, एक शक्तिशाली निर्देशक, या हम खुद अपनी शक्तिशाली कल्पनाओं को आधार बनाकर इस पूरे दृश्य को सेल्यूलाइट पर इमेजिन करें। हाय कितना सा है। ये है कुंवर नारायण के यहाँ कई बार जो हम कहते हैं ना कि उनकी कविताओं का सिनेमाई तकनीकों के साथ बहुत गहरा संवाद है, तो ये उसका एक उदाहरण है। इसीलिए ये भी उनके समावेश का एक उदाहरण है कि तकनीक के लिए वो सिर्फ कविता की तरफ, सिर्फ साहित्य की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि वो सहोदर कलाओं की तरफ, दूसरी कलाओं की तरफ और खासकर सिनेमा की तरफ जाते हैं। संस्कृत के पोएटिक्स में कहा जाता है और बार बार इसकी तरफ ध्यान भी दिलाया जाता है कि चित्र काव्य या कविता में चित्र खींचना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। चित्र काव्य को तो अधम काव्य कहा भी गया है। मैंने एक बार किन्हीं से कहा कि देखो ये कितना अच्छा चित्र खींचा है उन्होंने। कुंवर नारायण ने अपनी कविताओं में दृश्यों का वर्णन बिल्कुल एक चित्र की तरह करते हैं, जैसे कोई बहुत पारंगत, कोई बहुत कलात्मक फोटोग्राफर एक फोटो ले रहा हो। सामने वाले ने मुझसे कहा कि लेकिन चित्र काव्य को तो अधम काव्य माना जाता है। संस्कृत पोएटिक्स, यहीं पर ना हमें अपने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम 20वीं सदी के हिंदी में काम कर रहे हैं, 20वीं सदी के हिंदी साहित्य में हैं और अब 21वीं सदी में हैं। संस्कृत पोएटिक्स संस्कृत पोएट्री के लिए मुफीद है, उसके लिए बहुत सही है, लेकिन वही संस्कृत पोएटिक्स ठीक उसी तरह 20वीं सदी में ट्रांसेंड नहीं हो पाई है। हमें इस बात को, अपनी भारतीय परंपरा के गौरव को और उसके मान को उचित मान देते हुए, उसके गौरव को उचित मान देते हुए हमें ये बात बिल्कुल बेरहमी के साथ स्वीकार करनी होगी कि 20वीं सदी में संस्कृत पोएटिक्स पूरी तरह हमारे काम का नहीं है। कुंवर नारायण इस बात की तरफ बहुत अच्छी तरह ध्यान देते थे, तभी तो उन्होंने जो उनकी अनुवाद वाली किताब है न सीमाएं न दूरियां, उसमें उन्होंने सैफों पर एक निबंध, जो छोटा सा निबंध लिखा, उसमें इस बात की तरफ उन्होंने जोर भी दिया है कि इस संस्कृत पोएटिक्स या जो पुराना पोएटिक्स है उसको नए के साथ जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक अभिव्यक्ति का वो खतरा नहीं उठाएंगे जो आपका अभीष्ट है। तो भले चित्र काव्य को अपने यहाँ अधम काव्य माना गया हजारों बरस पहले, हमको ये ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा पोएट और आधुनिक कविता का, दुनिया की आधुनिक कविताओं के सबसे बड़े पोएट्स में से एक वॉल्ट विटमैन बार बार कहता था कि मेरा समूचा लेखन एक तरह की फोटोग्राफी है। चित्र बनाना भले पुराने समय में
अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आधुनिक समय में काव्य के भीतर शब्दों के सहारे एक चित्र की रचना करना और चित्र से भी आगे बढ़ करके एक दृश्य की रचना करना, ये कवियों की श्रेष्ठता का, कवियों के सौंदर्य का एक बहुत बड़ा परिचायक है। ऐसे समय में जब दृश्य को लेकर के तमाम राजनीति की जा रही हो, जब दृश्य असल है कि नकल है, इसको समझने में हमें अपसाइड डाउन खड़ा होना पड़ता हो। कई बार हमें पता नहीं चलता जो दृश्य हमें दिखाया जा रहा है, दूसरे लोग, मीडिया, अखबार, टीवी, इंटरनेट, तमाम तरह के लोग तमाम तरह के दृश्य दिखा रहे हैं। ऐसे में जब एक कवि अपनी कला, कौशल, मेधा और दृष्टि का प्रयोग करते हुए एक दृश्य की रचना करता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कविता के भीतर दृश्य की रचना इस तरह से कवि को बड़ा बनाती है, क्योंकि वो एक वैकल्पिक दृश्य होती है, वो एक समांतर दृश्य होती है, समांतर दृश्य की रचना करते हुए चलती है। एक मिनट। और राजनीति को लेकर के तो दो पंक्तियां हैं हिंदी में। एक तो वो दिनकर जी की पंक्ति है, क्या है वो पंक्ति? जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मोस्ट कोटेड लाइंस हैं और बहुत पॉलेमिकल लाइन है। जब भी कभी कोई विवाद, राजनीतिक उस तरह का विवाद होता है तो यूजुअली लोग कोट करते हैं, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। अब कुंवर नारायण रामधारी सिंह दिनकर की इस पंक्ति के साथ कितनी बारीकी, कितनी सूक्ष्मता के साथ संवाद करते हैं और एक वैकल्पिक राजनीतिक स्टैंड देकर चले जाते हैं। तट पर हूं पर तटस्थ नहीं, ये एक राजनीतिक स्टैंड की कविता है। ये एक राजनीतिक स्टैंड प्रस्तावित करती है। ये उन लोगों के लिए एक राजनीतिक स्टैंड की तरह है जो न तो इस ध्रुव को सही मान पा रहे हैं और न उस ध्रुव को सही मान पा रहे हैं, और उसके बाद भी किनारे हैं, तट पर हैं, लेकिन तटस्थ नहीं हैं, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी तीसरे ध्रुव की या किसी तीसरे पक्ष की। उनका, ऐसे लोगों का विरोध दोनों तरफ की अनैतिकताओं के प्रति है। यहीं पे ना कुंवर नारायण का पूरा, इसी एक पंक्ति से कुंवर नारायण के 7 दशक लंबे साहित्यिक जीवन की पूरी राजनीति स्पष्ट हो जाती है कि कुंवर नारायण परचम लेके एक दिशा में दौड़ नहीं पड़ते हैं, सिर्फ एक ही दिशा में आंख बंद करके दौड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं तट पर हूं लेकिन तटस्थ नहीं हूं। जो 2 पल ठहर के सोचते हैं, सत्यान्वेषी की तरह सोचते हैं और कहते हैं कि जीवन और कलाएं ये स्थूलताओं से नहीं बनती बल्कि सूक्ष्मताओं से बनती है। सत्यान्वेषी होना। ट्रांसफॉर्मर की एक पंक्ति मुझे बहुत याद आती है, बहुत पसंद भी है मुझे वो पंक्ति, और ये पंक्ति भी लगता है कि जैसे कवियों के लिए एक दिशा सूचक पट्टी की तरह है। ट्रांसफॉर्मर की वो पंक्ति है कि सत्य ने अपने पैरों के निशान जहां जहां छोड़े हैं, सत्य ने अपने पैरों के निशान जहां जहां छोड़े हैं, जासूसी कुत्तों की तरह हे कवि सूंघते हुए तुम उनके पीछे पीछे जाओ। सत्य के कदमों के निशान को, उनका पीछा करना, यह है सत्यान्वेषी होना। और कवि की सबसे बड़ी राजनीति ही यही होती है, सत्यान्वेषी होना। कवि सिर्फ काव्य के पीछे भागता है, ऋषि काव्य के भीतर सत्य के तत्व को पकड़ लेना चाहता है। इसीलिए कुंवर नारायण काव्य ऋषि हैं, इसीलिए उनके यहाँ काव्य ऋषि तत्व, वो जो प्राचीन महाकवियों में था, वो कुंवर नारायण के यहाँ वो तत्व बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, दिखता है बिल्कुल,
लेकिन उसे देखने के लिए हमको वैसी निगाह, वैसी दृष्टि खुद प्राप्त करनी होगी, खुद खुद उनको पढ़ करके और उनके परिसर को पढ़ करके। क्या होता है, कई बार ना सिर्फ कविता पढ़ने से काम नहीं चलता है, एक कविता को समझने के लिए कविता के उस परिसर का भी ज्ञान लेना होता है, उस परिसर को भी समझना होता है। कुंवर नारायण की कविताएं उस परिसर को, कुंवर नारायण की कविताओं में प्रवेश करने के लिए उस परिसर को जरूर जानना चाहिए। यहीं पर हालांकि सारी जो जो बातें हैं वो तो यहाँ कह ही दी है, फिर भी एक आध बात जो मैं जो स्पष्ट विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, और यहाँ दोहरा भी दूँ मैं एक बात ये कि कुंवर नारायण की कविताओं को लोग कई बार धारहीन या सब कुछ को, जब हम कहते हैं कि समावेशी कवि हैं तो कुछ लोग उसको इंटरप्रेट इस तरह से करना चाहते हैं कि वो सब कुछ को समावेश कर रहे हैं, यानी सब कुछ को स्वीकार भी कर रहे हैं, सब कुछ को शामिल कर रहे हैं, यानी सब कुछ के प्रति हामी भी भर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत संकुचित दृष्टि है देखने की, क्योंकि यदि कुंवर नारायण समावेशी हैं तो साथ साथ ना वो गहरे अस्वीकार के भी कवि हैं। कुंवर नारायण निपट स्वीकार के कवि नहीं हैं, वो अस्वीकार के भी कवि हैं। क्या देखिए, पूरी कविता, पूरा जीवन उठा के ध्यान से देखिए, हर चीज तो अस्वीकार करते हुए चल रहे हैं। वो अपने समय के तमाम प्रचलित वाद अस्वीकार कर दिए, अपने समय के तमाम मुहावरे अस्वीकार कर दिए, अपने से पहले वालों का मुहावरा भी नहीं उठाया, अपने से बाद वालों का मुहावरा भी नहीं उठाया, अपना मुहावरा खुद गढ़ा, यानी तमाम दूसरों का मुहावरा अस्वीकार। दूसरों ने जो जिस किस्म के दृश्य विधान बनाए थे उनका अस्वीकार। भाषा के साथ एक चंचल व्यवहार वो 7 दशक लंबी अपनी यात्रा में देखते रहे, चाहे वो अकविता का समय हो, एक बेहद चंचल उच्छृंखल व्यवहार भाषा के साथ अन्य कवियों का, कुंवर नारायण ने अस्वीकार कर दिया उसे। साठोत्तरी कविता का बिल्कुल एक बोहेमियन किस्म का व्यवहार कविता के साथ और भाषा के साथ, उसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अत्यंत मुखर, जोश खरोश, वीर रस जैसी बातें, उन्होंने उसको भी अस्वीकार कर दिया। वैचारिक खून खराबा नहीं करना है, उसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो अस्वीकार उनके यहाँ बहुत गहराई से दिखता है, वो गहरे अस्वीकार के कवि हैं। जिस समय कविता के भीतर कंपोजिशन, फॉर्म और स्ट्रक्चर के स्तर पर क्लासिकीय होने से लोग सतर्क रूप से बच रहे थे, क्लासिकल नहीं होना चाहते थे, तो उस समय वो उस बचने का अस्वीकार कर देते हैं, बोले नहीं बचूंगा, मैं तो वैसा ही करूंगा, और उस क्लासिकल टोन को अपनी कविता में प्रतिष्ठित करते हैं। आज भी देखिए, उनके यहाँ सरलता है तो साथ में एक क्लासिकी टोन भी है उनकी कविताओं में, वो बिल्कुल कुमार जीव तक दिखाई पड़ता है। उनकी कविताओं का एक बेहद 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 सुंदर गुण है ये। और जब भाषा के घोड़े जो है ना उबड़ खाबड़ मैदानों पर दौड़ाए जा रहे थे, तब भी कुंवर नारायण जो है अपने उस सम भाव को, जो संगीतकार जिस सम को प्राप्त करता है, जिस सम पर टिके रहना चाहता है, कुंवर नारायण उस पर टिके हुए थे। एक जगह तो उन्होंने खुद लिखा भी है कि कवि वही है जो अस्वीकार करना जानता हो। ये एक बड़ी पंक्ति है, कवि वही है जो अस्वीकार करना जानता हो। हाँ जी, अमरेंद्र कुमार शर्मा जी का कमेंट है कि दरअसल कुंवर जी हिंदी कविता की दुनिया में एक अहिंसक कवि हैं।
उनकी कविता में किसी भी तरह की हिंसा का निषेध है। ये बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट है ये। इसीलिए तो कुंवर नारायण, मैं कहता हूँ कुंवर नारायण विशुद्ध अर्थों में भारतीय मेधा के प्रतीक हैं। तो इसलिए क्योंकि वो बुद्ध और गांधी, इनके द्वारा रचित भारतीय मूल्यों में पूरी तरह से विन्यस्त हैं। बुद्ध से लेकर गांधी तक कुंवर नारायण की भारतीयता दरअसल इन मूल्यों से भी परिभाषित होती है। एक और पैराग्राफ में यहां सुनाना चाहता हूं मैं। जिस समय कुंवर नारायण, ये एक पुराने लेख से है, ये पैराग्राफ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, एक पुराने कुंवर जी की कविताओं पर लिखे गए एक पुराने लेख से ये पैराग्राफ है। जिस समय कुंवर नारायण ने कविता लिखना शुरू किया था, उस समय भारत 5 किस्म के परिवर्तनों से एक साथ गुजर रहा था। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीयतावाद, लोकतंत्र की समझ और सामाजिक बदलाव। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इन सबको अलग अलग क्रांति कहा है और जोर इस बात पे दिया है कि ये सब एक साथ हो रहे थे। इतने स्तरों पर एक साथ होने वाला परिवर्तन व्यक्ति पर इनसे भी ज्यादा प्रभाव डालता है। इन सब ने मिलकर एक व्यक्ति को नागरिक, उपभोक्ता, वस्तु, कलपुर्जा, संसाधन इत्यादि में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 5 स्तरों पर चलने वाला परिवर्तन आज तक, यानी 2021 तक, 2020 तक पूरा नहीं हुआ है और इसमें बाजार, अर्थव्यवस्था आदि ने कई सारे नए आयाम जोड़ दिए हैं। व्यक्ति का समाज के साथ क्या संबंध होता है और ये सारी चीजें व्यक्ति के मेटा कॉन्शियस को किस तरह डिस्टर्ब करती हैं, इस पे ना बहुत बातें होती हैं। और आजकल आप देखेंगे सेल्फ हेल्प की इतनी किताबें छपती हैं, सेल्फ हेल्प की इतनी किताबें बिकती हैं, वो उसी मेटा कॉन्शियस की ही चिंता कर रही होती हैं जो व्यक्ति को मजबूत या कमज़ोर बनाता है, जो व्यक्ति को प्रेरित करता है या अवसादित करता है, वो मेटा कॉन्शियस। कुंवर नारायण हिंदी के उन बहुत थोड़े कवियों में हैं, ये अंडरलाइन है कि हिंदी के उन बहुत थोड़े कवियों में हैं जिन्होंने व्यक्ति और समाज के मेटा कॉन्शियस को अपनी कविताओं में केंद्रीयता दी है। ये मेटा कॉन्शियस इस रूप में दूसरी जगहों पर नहीं दिखाई देता है। उनकी कविताएं यथार्थ का सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू ही नहीं देखती। हमारे यहाँ बहुत ये बताया जाता है कि किसी भी यथार्थ का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 पहलू होते हैं और ज़्यादातर राजनीतिक पहलू को आधार बना करके कविता की जाती है। किंतु कुंवर नारायण सिर्फ इन्हीं तीनों पहलुओं को नहीं देखते हैं, बल्कि वो एक आत्मिक और आध्यात्मिक यथार्थ को भी परिभाषित करते हुए चलते हैं। आध्यात्मिक, आत्मिक और आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक का अर्थ यहाँ पर वो धर्म, संस्कृति, बाबावाद नहीं है। आध्यात्मिक या आत्मिक का अर्थ ये है कि जो चीज़ें, जो संघटनाएं हमारी आत्मा पर घटित होती हैं। कविता का बहुत सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, क्योंकि कविता हम पढ़ते आंखों से हैं, सुनते कानों से हैं, बोलते मुंह से हैं, लेकिन महसूस अपनी आत्मा पर करते हैं। और सिर्फ कविता ही नहीं, तमाम दूसरी सारी कलाओं को हम अपनी आत्मा पर महसूस करते हैं, इसलिए कलाएं आत्मा का विषय हैं। प्रेम हम अपनी आत्मा पर महसूस करते हैं, क्रिया के रूप में हम शरीर से करते हैं, किंतु अनुभूति के रूप में आत्मा के गलियारों तक जाते हैं, इसलिए प्रेम भी आत्मा का विषय है। तो यथार्थ का एक आत्मिक और आध्यात्मिक पक्ष जरूर होता है जो सीधे हम अपने आत्मा पर महसूस कर रहे होते हैं। कुंवर नारायण उस चौथे डायमेंशन को, 4th D, किसी भी घटना का जो 4th D है, उस 4th D को अपनी कविताओं में पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये लगातार करते हैं। और ऐसा करने वाले वो हिंदी के बेहद दुर्लभ कवि हैं। वो बहुत कम कवियों ने इतना जोखिम, ये अध्यवसाय हिंदी कविता में किया है। तो उनकी कविताएं जीवन को जीने लायक बनाने की बुनियादी भौतिक संघर्ष, बुनियादी भौतिक शर्तों, उसके लिए संघर्ष करने, स्वप्न देखने का स्वाभाविक अनुमोदन करने और मनुष्य की
आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी संबोधित करने के साहस की कविताएं हैं। हिंदी का तो ऐसा माहौल है ना, चेस्लाव मिलोश पोलैंड में खूब आध्यात्मिक कविताएं लिखते हैं, पूरी दुनिया में कोई उन पर प्रश्न नहीं करता। इस समय दुनिया के महाकवि एडम ज़गायेव्स्की, बाकायदा उनकी किताब का शीर्षक है मिस्टिसिज्म फॉर बिगिनर्स। किताब का शीर्षक है उनकी मिस्टिसिज्म फॉर बिगिनर्स, यानी अगर तुम नौसिखिए हो तो तुम्हारे लिए एक किस्म का अध्यात्मवाद। वो इस तरह की कविता लिखते हैं, कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जाता। पता नहीं ये हिंदी का साहित्यिक माहौल इतना चौखटेदार क्यों है कि यहाँ अध्यात्म जैसे शब्द का कविता की आलोचना में इस्तेमाल करते ही लोग भड़क उठते हैं। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा नहीं है। बाकायदा चेस्लाव मिलोश जैसे महाकवि, एडम ज़गायेव्स्की जैसे महाकवि, ज़ेबेग्न्यू हर्बर्ट जैसे महाकवि, तादेउश रोजेविच जैसे महाकवि, और ये सब ना कुंवर नारायण के समकक्ष हैं। कुंवर नारायण की तुलना अगर की जानी चाहिए ना, इन सारे कवियों के साथ की जानी चाहिए, इन सारे कवियों के साथ। ये सारे कवि हमारी मेटा कॉन्शियस को, हमारी आध्यात्मिकता को बाकायदा झंझोड़ते हैं। कुंवर नारायण हिंदी में वो काम करते हैं। खैर, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और कुंवर नारायण की कविता, और मज़े की बात है, पता है क्या, अभी हमने पिछले 2 दशक की कविताओं पर बात कर रहे थे 2 दिन पहले, यहाँ भोपाल में भारत भवन में भी बात इसी विषय पर संगोष्ठी थी कि हिंदी की पिछले 2 दशक की कविताएं। और पिछले 2 दशक की कविताओं में आप देखेंगे कि जो हिंदी में पिछले 60-70 वर्षों में हो रहा था, एक तथाकथित किस्म का राजनीतिवाद या राजनीति का बोलबाला, आप देखेंगे पिछले 2 दशक की कविताओं में ये बोलबाला घटा है। तो इस बोलबाला के घटने का श्रेय भी कुंवर नारायण की कविताओं को है, क्योंकि कुंवर नारायण की कविताएं वो रास्ता दिखाती हैं। मैं फिर से कहता हूँ ना कि इस दौर का कवि, इस समय का कवि सीधे कुंवर नारायण की कविताओं के साथ संवाद करता है, और ये एक मेटा कॉन्शियस को एड्रेस करने वाली, मेटा कॉन्शियस को झिझोड़ने वाली दृष्टि, शैली और काव्य प्रयोग कुंवर नारायण के यहाँ से अर्जित करता है ये नया कवि, ये युवा कवि। इसीलिए इसकी कविता सीधे अपने क्या कहेंगे उसे, अपने वरिष्ठों में, अपने पूर्ववर्ती कवियों में इस पीढ़ी की कविता सीधे कुंवर नारायण के साथ जाके जुड़ती है। तो एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, उनकी कविताओं में भी ना, अब जैसे समावेश है, समावेश कभी इकहरा नहीं होता है। जब समावेश को अगर हम संगम की तरह देखें तो इधर से गंगा की धारा आ रही है, इधर यमुना की धारा आ रही है, और दोनों धाराएं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आपस में मिल नहीं जाती हैं। मिलना भी दरअसल एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें भी एक फ्रिक्शन तो होता ही है। प्रेम जैसी प्रेमिल प्रक्रिया भी कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ही, कॉन्फ्लिक्ट्स के सहारे ही चलती है। उसमें भी एक किस्म का फ्रिक्शन, एक किस्म का घर्षण होता ही है। और कुंवर नारायण की कविताओं में जितना समावेश है, समावेश के समांतर एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक फ्रिक्शन भी है, और उस कॉन्फ्लिक्ट, उस फ्रिक्शन के कारण एक एनर्जी पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है। उनकी कविताओं में वर्तमान और अतीत, नीति और राजनीति, सत्य और असत्य, अनुभूति, विचार, जीवन, मृत्यु, नया पुराना, सही गलत, क्लासिक रोमांटिक, जितने भी बाइनरीज बनती हैं उन सब के भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहता है। अब उनकी कविताओं को पढ़ते हुए भी कई बार लगता है, वो खुद भी अपने आप से पूछते हैं, कविताओं को पढ़ते हुए हम भी पूछते हैं कहाँ हैं वो, लखनऊ में है कि क्राकोव में है, शेक्सपियर में छिपे हुए हैं, अमीर खुसरो में छिपे हुए हैं, काफका के प्राहा में है या गालिब की दिल्ली में है, कहाँ है कुंवर नारायण, वेनिस की पानीदार गलियों में है या अयोध्या की उदास तंग गलियों में है। कुंवर नारायण को ढूंढा जाए तो वो कहीं बोरहेस में मिलते हैं या निराला में।
कुंवर नारायण एकलता में है या बहुलता में है, खुद में है या बेखुद में है, भौतिक दर्शन में है या आध्यात्मिक दर्शन में है, जीवन में है या मृत्यु में है। ये सारे कुंवर नारायण की थीम्स हैं उनकी कविताओं की। तो वो हैं कहाँ पर? उनकी कविताएं ना इन सारी चीज़ों, इन सारी स्थितियों, इन सारी मन स्थितियों, इन सारी विचार प्रणालियों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह है, और उन्हीं की पंक्ति है। मैं उनके पूरे व्यक्तित्व, रचनात्मक व्यक्तित्व के लिए उन्हीं की ये पंक्ति बेहद मुफीद, बेहद सुटेबल बैठती है। वो पंक्ति है, सब में प्रवाहित लेकिन अंतर ध्यान। कुंवर नारायण इन सब चीज़ों में हैं। जिन जो जो चीज़ें मैंने गिनाई, कुंवर नारायण उन सब में हैं, उन सब में प्रवाहित हैं, लेकिन अंतर ध्यान है। जैसे मीठे पानी के भीतर शक्कर अंतर ध्यान हो जाती है, जैसे नमकीन पानी के भीतर नमक अंतर ध्यान हो जाता है। आप उसके स्वाद को महसूस कर सकते हैं किंतु उसको देख नहीं सकते हैं, उसकी उपस्थिति को आंखों के जरिए नहीं समझ सकते हैं, अनुभूति के जरिए समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह कुंवर नारायण सब में प्रवाहित हैं लेकिन अंतर ध्यान है। ये एक कवि की इससे बड़ी भूमिका, इससे बड़ा योगदान, इससे बड़ा अध्यवसाय क्या हो सकता है? और सब में कवि की क्या आकांक्षा, एक महाकवि की, एक बड़े कवि की आकांक्षा ही यही होती है, सब में प्रवाहित लेकिन अंतर ध्यान। मैं बॉटनी पढ़ता हूँ, वहाँ मुझे कुंवर नारायण की कविताओं के कुछ न कुछ सूत्र मिल जाते हैं। पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, तुरंत समझ में आता है कि हाय, कुंवर नारायण की पंक्ति देखो, एकदम फिट बैठती है। इस पूरे राजनीतिक संसार को, इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखो तो कुंवर नारायण की वो पंक्ति है जो जुबान पर रहती है, एक भीषण दुर्व्यवस्था हमारी रक्षा कर रही। एक भीषण दुर्व्यवस्था हमारी रक्षा कर रही है। अब राजनीतिक परिदृश्य को इससे सुंदर तरीके से क्या परिभाषित किया जाएगा साहब? इधर से परचम उठा लीजिए, उधर से झंडा उठा लीजिए, सब कर लीजिए। ये एक सुंदर पंक्ति अद्वितीय है। फिर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, मैंने कहा ना सेल्फ हेल्प पढ़ लीजिए, इस समय बड़ा है, मेटा कॉन्शियस की सेल्फ हेल्प की किताबें बहुत बिकती हैं। कुंवर नारायण की वो पंक्ति याद की जाए, हारा वही जो लड़ा नहीं। अरे मैं भूल गया, किसको याद आ रही है जरा लिख दीजिए। वो देखिए एकदम तुरंत मुझे गजनी वाला मेमोरी लॉस हो गया, तुरंत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, याद आ गया। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अब बताइए, अब पढ़िए सारी सेल्फ हेल्प की किताबें, पूरा बिजनेस मैनेजमेंट, पूरी मार्केटिंग, पूरा जो है IIM MBA क्या सिखा रहा है वो। जीवन का बुनियादी सिद्धांत शिवखेड़ा से लेकर दीपक चोपड़ा तक जो लोग सिखा रहे हैं, कुंवर नारायण के पास बरसों पहले से है। वो बता चुके हैं कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि कुंवर नारायण हर जगह मौजूद हैं किंतु अंतर ध्यान, हर जगह प्रवाहित हैं किंतु अंतर ध्यान। और यही उनके काव्य की विशेषता, यही उनके काव्य की विनम्रता, यही उनके काव्य का समावेशी गुण है। सब में प्रवाहित लेकिन अंतर ध्यान। तो मित्रों, बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए। अब लगभग 1 घंटा हो गया है और मैं बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ, इतने सब्र के साथ सुना, इसे मेरी बातों को सुना। कुंवर नारायण के काव्य को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी पूरी पर्सनालिटी को मनाने के लिए हम यहाँ जिस तरह से इकट्ठा हुए, जनसुलभ पुस्तकालय को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि इस तरह के आयोजन, इस तरह का कार्यक्रम हम और भी करते रहें, क्योंकि कुंवर नारायण
कुंवर नारायण एक ऐसे कवि हैं जिनका विश्लेषण आज के समय, जिनका विश्लेषण, जिनका पाठ और जिनका सेलिब्रेशन आज के हमारे दौर में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है कुंवर नारायण और ज़्यादा रेलेवेंट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है कुंवर नारायण और ज़्यादा प्रसारित होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीतेगा कुंवर नारायण अपने नए अर्थों के साथ हमारे दिल के और करीब आते रहेंगे। ये दूरी, दिल और कुंवर नारायण के बीच की ये दूरी लगातार कम होती रहेगी। इस तरह का कवि, इस तरह का बड़ा कवि, एक महाकवि। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी को इसे सुनने के लिए, यहाँ शामिल होने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बीच में फिर कभी हम ज़रूर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे कुंवर जी पर नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।